So welcome back students. In lecture 4.11 we are going to see theorem number 4.3. As you can see the statement of this theorem, but before that let me tell you this theorem is somewhat critical and lengthy theorem. Okay, so but this is most important theorem. Many times it has been asked in board examinations and that too for 4 marks. Recently this theorem was asked in February 2020. Okay, so पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं. A homogeneous equation of degree 2 in x and y, that is this one. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 किस तरह से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है डिग्री 2 का, इट इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम 4.2 देखा था. उसमें हमने क्या देखा था, that the joint equation of pair of lines passing through origin is a homogeneous equation of degree 2. अब ये जो 4.3 है ये इसका कॉन्वर्स पार्ट है. 4.2 में हमने जॉइंट इक्वेशन बनाया था और जॉइंट इक्वेशन बनाने के बाद हमने ये प्रूव किया था कि ये जो जॉइंट इक्वेशन है ये होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है. अब हमको इस थ्योरम में होमोजेनियस इक्वेशन जो है वो जॉइंट इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, दैट टू पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये प्रूव करना है. तो 4.3 जो थ्योरम है ये 4.2 का एग्जैक्टली कॉन्वर्स है. ओके, उल्टा है इसका. तो सबसे पहले मैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 कंसीडर करूँगा. ओके, और उसके बाद में होमोजेनियस इक्वेशन को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे और सेपरेशन के बाद हमको पेयर ऑफ लाइंस मिलने चाहिए, मतलब 2 लाइंस मिलने चाहिए और दोनों के दोनों कहाँ से पास होने चाहिए, ओरिजिन से. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि ओरिजिन से पास होने वाले इक्वेशंस किस तरह से होते हैं. तो कोई इक्वेशन अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन, तो उसके इक्वेशन में इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा. ठीक है, तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ प्रूफ में. सबसे पहले हमको एक होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 कंसिडर करना है. तो ये है वो होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, सो कंसिडर ए होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई एंड वेयर एटलीस्ट. अब मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी आपको बताया था कि जब जब होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 हम कंसिडर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर एक नेचुरल कंडीशन आएगा कि एटलीस्ट वन अमंगस्ट ए बी एंड एच शुड बी नॉन ज़ीरो. 3 में से कोई ना कोई एक, कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट वी आर गोइंग टू कंसिडर 2 केसेस. फर्स्ट केस, पहले केस में मैं बी को 0 ट्रीट करूँगा और दूसरे केस में वही बी को मैं नॉन ज़ीरो ट्रीट करूँगा. यानी 3 में से कोई एक कॉन्स्टेंट मुझे लेना है. अब कांस्टेंट है तो उसके वैल्यूज़ के 2 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, एक तो 0 होगा नहीं तो नॉन ज़ीरो वैल्यू होगा. दोनों केसेस के लिए हमको इस थ्योरम को प्रूव करके बताना है. तो सबसे पहले मैंने b को 0 ट्रीट करना है. ओके, अब ये जो अजम्पशन मैंने लिया है लेट b इज इक्वल टू 0, ये इस इक्वेशन 1 में इंप्लीमेंट करना है, मतलब इसको इसमें पुट करना है. तो जैसे ही मैंने b की जगह 0 पुट किया इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा देखिए, ये b वाला टर्म वैनिश हो जाएगा, बचेंगे पहला फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0. अब हमेशा मुझे एक्चुअली ये सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन पर से 2 इक्वेशंस निकालने हैं, एक पेयर ऑफ लाइंस मतलब 2 स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस निकालने हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट करने हैं, मतलब ही क्या करने हैं, सेपरेट करने हैं. तो सेपरेट इक्वेशन के प्रॉब्लम जैसे हमने किए थे उस टाइप का ही है ये. अब मेरे को इसमें से 2 इक्वेशन सेपरेट करके निकालने हैं. तो याद है आपको टेक्निक 1 मैंने क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टेक्निक है, बट यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगेगा, यहाँ पे कॉमन वाली टेक्निक लगेगी. तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक एक्स मैं कॉमन ले सकता हूँ. तो जैसे मैंने एक्स को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, ए एक्स प्लस 2hy. एंड नाउ यू कैन कंपेयर दिस इक्वेशन, दिस इज ऑफ द फॉर्म u इंटू वी इज इक्वल्स टू 0, जिसमें कि u क्या हो जाएगा x, v क्या हो जाएगा ये ब्रैकेट. सो फ्रॉम दिस वी गॉट 2 स्ट्रेट लाइन्स. फर्स्ट वन इज x इज इक्वल्स टू 0. याद है सेपरेट इक्वेशन करते समय क्या करते थे हम, एक बार किए 2 टर्म्स आ गए प्रोडक्ट में, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में 0 आ गया, तो एक एक टर्म हम किसके साथ इक्वेट करते थे, 0 के साथ. तो मैंने पहला टर्म 0 के साथ इक्वेट किया तो मेरे को मिल गया पहला इक्वेशन. मैंने उसी तरह से दूसरा टर्म 0 के साथ इक्वेट किया, मुझे मिल गया दूसरा इक्वेशन. एंड नाउ सी, अब हमको ये प्रूव करना है कि क्या ये दोनों इक्वेशंस, क्या ये दोनों वो स्ट्रेट लाइन से जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो बिल्कुल हो रहे हैं. इन दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस में देखना कोई भी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है. जैसे x इज इक्वल टू 0 में तो x के अलावा दूसरा कोई टर्म है ही नहीं, तो मतलब ये डेफिनेटली कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से. एंड सेकंड थिंग, लेट मी टेल यू, x इज इक्वल टू 0 ये y एक्सिस का इक्वेशन होता है, और उसी तरह से y इज इक्वल टू 0 ये x एक्सिस का इक्वेशन होता है. तो अगर ये
एक्स इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस का इक्वेशन है तो डेफिनेटली वाई एक्सिस ओरिजिन से पास होता है, ये आपको भी मालूम है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन डेफिनेटली ओरिजिन से पास हो रहा है। सेकंड इक्वेशन ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, बट क्योंकि इसमें एक भी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। सो केस 1 में हमने बी को 0 ट्रीट किया और ये प्रूव करके बताया कि सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन जो है दैट इज गिवन बाय इक्वेशन 1, ये दो स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करती है जो कि कहाँ से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से। सो दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स देन पासिंग टू ओरिजिन। तो केस 1 हमने प्रूव किया, अब हमको उसी तरह से केस 2 प्रूव करना है। केस 2 डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा सा लेंदी है। अब जैसे केस 1 में हमने बी को 0 ट्रीट किया, अब केस 2 में मुझे बी को नॉन ज़ीरो ट्रीट करना है। ठीक है, अब बी को नॉन ज़ीरो ट्रीट किया। अब एक चीज़ ध्यान में रखेंगे सब लोग, जब कभी मैथमेटिक्स में कोई नंबर या कोई एलिमेंट मैं नॉन ज़ीरो ट्रीट करता तो इस नॉन ज़ीरो है तो उसका यूज़ कैसे कर सकते, तो उसका यूज़ हम किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के लिए कर सकते हैं या फिर इक्विवेलेंटली उसका यूज़ हम किसी इक्वेशन को डिवाइड करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ बी नॉन ज़ीरो है तो मैं बी से इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, जैसे मैं बी से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या मिलेगा, a इंटू बी एक्स स्क्वायर 2h बी एक्स वाई एंड बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला। इसके बाद में यहाँ पे देखना, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें का मैं एक्चुअली यहाँ पे दोनों साइड में मेरे को परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे ये दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर का स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो पहला टर्म होता है ए का स्क्वायर, ये है यहाँ पे बी वाई होल स्क्वायर एंड ट्वाइस ए बी वाला टर्म कौन सा है, ट्वाइस ए बी वाला टर्म कौन सा है, ये 2 वाला। ओके, बाकी ये तीसरा टर्म जो है वो ये बी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है यहाँ पे, इसीलिए मैं इसको, ये ऑड टर्म है इस कॉम्बिनेशन में, इसीलिए इसको मैं राइट हैंड साइड में भेज रहा हूँ। अब अगर केयरफुली आप यहाँ पे देखें, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यही टर्म है, ये इसको स्क्रूटिनाइज करके लिखा है ताकि आपको इसमें दिख पड़े 2a b, या मैं इसको बोलता हूँ दिस इज़ 2, दिस इज़ a, दिस इज़ b एंड नाउ सी a क्या है आपका बी वाई, तो ये क्या हो गया तुम्हारा a स्क्वायर हो गया। ठीक है, दिस इज ट्वाइस ए बी, यानी इसके साथ अभी कौन सा टर्म मिसिंग है, प्लस बी स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा आपका, क्या है यहाँ पे बी, एच एक्स का स्क्वायर। तो एच एक्स का स्क्वायर यहाँ पे नहीं है तो इसीलिए एक प्योर एडजस्टमेंट करके दोनों साइड में हम एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं। इससे क्या होगा, अभी लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये। अब राइट हैंड साइड में क्या बचा है देखिए, इसमें से एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन कर सकता हूँ, तो मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन किया और उसके बाद में ये तो टर्म स्क्वायर में है, ये टर्म स्क्वायर में नहीं है, तो इसको मैंने क्या किया, कोई टर्म अगर स्क्वायर में नहीं है और उसको स्क्वायर में लिखना है, जैसे ए को मेरे को स्क्वायर में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, रूट ए का होल स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने एच स्क्वायर माइनस ए बी को रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर लिखा है, फिर दोनों के स्क्वायर्स को क्या किया है, कॉमन किया है। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर वाला है, राइट हैंड साइड भी स्क्वायर वाला है। अब ये राइट हैंड साइड के स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और याद है आपको सेपरेट इक्वेशन बनाते समय हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टेक्निक, जो टेक्निक 1 हमने पढ़ा था, वो टेक्निक अभी यहाँ पे लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी। इस तरह से सेपरेट इक्वेशंस मिलेंगे हमको। ठीक है, ये बन गया ए प्लस बी, ये बन गया ए माइनस बी, और देखिए है ये इस फॉर्मेट का यू इंटू वी का, तो पहला ब्रैकेट 0 के साथ इक्वेट करूंगा तो पहला स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, दूसरा ब्रैकेट 0 के साथ इक्वेट करूंगा तो दूसरा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे दोनों टर्म्स में एक्स है तो मैंने क्या किया है, एक्स को कॉमन कर लिया है यहाँ पे देखिए। ठीक है, एक्स को कॉमन करने पे ये मिला और बी वाई वाला टर्म वैसे ही रखा, इसमें भी दोनों टर्म्स में एक्स है, कॉमन कर लिया, तो सिंपल है, काफ़ी बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। अब मुझे ये बताना है क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस ओरिजिन से पास हो रहे हैं, तो बिल्कुल हो रहे हैं। देखिए इस इक्वेशन में भी कोई भी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें भी कोई इंडिपेंडेंट कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन जो है वो दो स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि ओरिजिन से पास होते हैं। सो बोथ इक्वेशन 3 एंड 4 रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो दोनों केसेस में हमने ये प्रूव किया कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइन्स, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन्स, पेयर का मतलब 2, एंड दैट 2 दे आर ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहाँ पे ये थ्योरम खत्म होता है। Thus we conclude that homogeneous equation of degree 2 in x and y represents pair of straight line passing through origin. So बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है। इसके बाद में अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया है कि सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन जो है
सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कभी भी इस फॉर्मेट का इक्वेशन अगर आता है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। और दोनों स्ट्रेट लाइंस होते कैसे हैं, किस टाइप के होते हैं ये दोनों स्ट्रेट लाइंस जो है हमेशा ओरिजिन से पास होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, ओके, L1 L2। कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, मैं एक जस्ट एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ। एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है, एक ही प्लेन में है ये, दिस इज L1 दिस इज L2, ओके। तो कॉम्बिनेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, बट हमेशा दोनों स्ट्रेट लाइंस कैसे रहेंगे, ओरिजिन से पास होंगे, ओके। अब आगे में हमको ये देखना है कि अगर सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो उनके बीच उनका स्लोप कैसा होगा। स्लोप के पहले मैं बता दूं उनका नेचर कैसे होगा, उन लाइंस का नेचर कैसे होगा। लाइंस का नेचर कैसे होता है, दो लाइंस की अगर मुझे बात करनी है L1 L2 की, तो एक प्लेन के अंदर दो लाइंस किस तरह से हो सकते हैं, तो डिस्टिंक्ट लाइन हो सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ठीक है। देन रियल एंड कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट का मतलब ओवरलैपिंग। एंड तीसरा हो सकता है इमेजनरी। लाइन इमेजनरी कब होती है, जब उसका स्लोप इमेजनरी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में आता है स्लोप। तो ये तीन डिफरेंट अलग अलग नेचर्स है स्ट्रेट लाइन के। तो ये जो सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, ये जो दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, उनका नेचर किस पे डिपेंड करता है, तो उन लाइंस का नेचर डिपेंड करता है इस पर्टिकुलर क्वांटिटी पे, h स्क्वायर माइनस ab में। तो आप लोग थ्योरम लिखने के बाद ये टाइटल भी लिखने वाले हो, ये लेक्चर 1G नहीं करना है इसको, ये कंटिन्यू 4.11 लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है। नेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द टर्म h स्क्वायर माइनस ab, वन कैन फाइंड द नेचर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें से अब गिवन इक्वेशन को आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, a b एंड h के वैल्यूज निकालेंगे और ये टर्म कैलकुलेट करके देखेंगे, कौन सा, h स्क्वायर माइनस ab। h स्क्वायर माइनस ab का अगर टर्म ग्रेटर देन 0 आता है वैल्यू, तो इसका मतलब वो जो दो लाइन्स है जो ये सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैसी है, रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, ओके। दूसरा, अगर ये टर्म का वैल्यू h स्क्वायर माइनस ab का वैल्यू 0 आता है तो इसका मतलब वो लाइन्स कैसे है, रियल है एंड कोइंसिडेंट है, कोइंसाइड हो रहे हैं। तीसरा, अगर उस टर्म का वैल्यू लेस देन 0 मतलब निगेटिव आता है तो मतलब स्लोप क्या रहेंगे उस लाइन्स के, नॉट रियल मतलब इमेजनरी, यानी वो लाइन्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम अब जब सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है तो उनके स्लोप्स के क्या रिलेशंस हो सकते हैं, तो उन दो लाइन्स के स्लोप्स का सम। अब हमेशा याद रखना, L1 का स्लोप मैं M1 बोलूँगा, लाइन 2 जो है उसका स्लोप मैं M2 से ट्रीट करूँगा। तो उनके स्लोप्स का सम कैसे रहेगा, इट इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला -2h/b, एंड उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कैसे रहेगा, M1 × M2 इज इक्वल टू A/b। A, B, H ये सारे वैल्यूज आपको कहाँ से मिल जाएंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन पर से। ये भी सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है केयरफुली। न्यूमेरिकल्स में इन सारी चीज़ों का बहुत ही काम पड़ता है और ये सारी चीज़ें लर्न भी कर लेना। तीसरा मेन पॉइंट इसमें है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, मतलब ये जो सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, इन ये जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, सपोज दिस वन, तो थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है, इट इज tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2√h स्क्वायर माइनस ab/a+b। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए। एंड देन फाइनली ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन का स्लोप निकालने के लिए यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन पर से ही ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है, बस उसमें हमको करना क्या पड़ता है, y के जगह m पुट करते हैं हम लोग और x के जगह 1। तो y के जगह m और x के जगह 1 अगर पुट करूंगा मैं इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, bm² + 2hm + a = 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड इन टर्म्स ऑफ m है, इसका मतलब यहाँ पे m के कितने वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद m के कितने वैल्यूज़ मिलेंगे मुझे, दो वैल्यूज़ m1 एंड m2। एक वैल्यू एक्स लाइन का स्लोप हो जाएगा, दूसरा वैल्यू दूसरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते कैसे हैं, किसका बनाते हैं, सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन का बनाते कैसे हैं, y के जगह m पुट करके और x के जगह 1 पुट करके, ओके। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। सो ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट था, थ्योरम्स जनरली बोरिंग ही होते हैं बट बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखनी है, ओके, थैंक यू।